नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। महिला पर्यवेक्षक तृतीय खंड यूनिट 2 विकास की अवधारणा एवं उसकी चुनौतियों के संबंध में हमने चर्चा कर ली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पंचवर्षीय योजनाओं में विकास। देश की आजादी के पहले ही भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की चर्चा की जाने लगी थी। प्रख्यात इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया ने प्लांट एंड इकोनॉमी में, उनकी पुस्तक का नाम है, जिसमें भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था की रूपरेखा तैयार कर दी थी। देश आजाद हुआ। 15 मार्च 1950 को एक कैबिनेट प्रस्ताव से योजना आयोग का गठन किया गया। आप इसको याद रखें, योजना आयोग कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी, यद्यपि इसे एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव से योजना आयोग को बनाया गया, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के तत्वाधान में पंचवर्षीय योजनाएं बनना शुरू हुई और 1951 से लेकर के 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं ने अपने रास्ते तय किए और कई सफलताएं अर्जित की। कई व्यवधान भी आए। हम सभी पंचवर्षीय योजनाओं की, उनके मुख्य उद्देश्य, उनकी उपलब्धियां, उनका परिणाम और आने वाली चुनौतियां, आने वाली परेशानियों के संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। हम ध्यान से बातों को सुनेंगे और आप चाहें तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई और ये 5 साल के लिए चली थी और ये प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं में कोई ना कोई उद्देश्य रखा जाता था और उन 5 वर्षों में उन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता था। 51 से 56 पहली पंचवर्षीय योजना आई, जिसमें जो प्रमुख उद्देश्य था वो कृषि और सिंचाई को मुख्य उद्देश्य दिया गया। कृषि और सिंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी नदी घाटी परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिसमें दामोदर घाटी परियोजना और भाखड़ा नंगा, इसी समय हीराकुंड भी आया, ऐसी बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का शिलान्यास किया और इनकी शुरुआत की गई। पहली पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था, ये हरोल्ड डोमर मॉडल कहा जाता है। कृषि के क्षेत्र में जो ब्रिटिश शासन काल में जो कृषि की जो विभिन्न पद्धतियां जो हमारे किसानों के लिए शोषणकारी थी, जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, उनको खत्म किया गया तथा किसानों को जो जमीन थी, किसानों को उसमें अधिकार दिया गया और किसानों के शोषण को खत्म किया गया तथा भूमि सुधार के लिए चकबंदी जैसी व्यवस्थाएं भी ले आई गई। जमीनों का पुनर्गठन भी किया गया। इससे क्या हुआ? सिंचाई परियोजनाएं आई, खाद्य उत्पादन बढ़ा, लेकिन औद्योगिक उत्पादन धीमा रहा। अब औद्योगिक उत्पादन के लिए, क्योंकि देश नया आजाद हुआ था, इसलिए औद्योगिक उत्पादन के लिए हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, जिसमें बड़े बड़े सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने खुद इन्वेस्टमेंट किया और आवश्यकता अनुसार प्राइवेट सेक्टर को भी महत्व दिया गया। लेकिन मुख्यतः भारी उद्योग, बड़े उद्योग सरकारी नियंत्रण में थे और ये दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली, जिसमें मुख्य जो उद्देश्य था भारी उद्योगों की स्थापना करना, भारी उद्योगों को बढ़ावा देना। इस जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है, जिसे भारी उद्योगों को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा गया, इसे महाल नोबिस मॉडल कहा गया। महाल नोबिस मॉडल, इसमें जो मुख्य उपलब्धियां थी वह इस्पात संयंत्रों की स्थापना। बेसिकली 3 इस्पात संयंत्र भारत में उस समय स्थापित किए गए, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। भिलाई सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया है। इसकी उपलब्धि रही कि औद्योगिक उत्पादन हमारे देश में बढ़ा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इस्पात उद्योग का व्यापक उपयोग किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, मुख्य उद्देश्य
आत्मनिर्भरता और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना। लेकिन इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में दो बड़ी महत्वपूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, उसको याद रखिए। 1962 में ये जो परियोजना थी, योजना थी पंचवर्षीय, 61 से 66 तक चली। लेकिन 1962 में भारत और चीन का युद्ध हो गया, समस्याएं आई। 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। इसी समय अकाल भी पड़ा और खाद्य संकट भी आया, जिससे इस योजना को, इस पंचवर्षीय योजना को असफलता का सामना करना पड़ा। इसके बाद 66 के बाद 3 वार्षिक योजनाएं आई, जिन्हें योजना अवकाश कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा। 66 से 69 तक योजना अवकाश का समय था ये, इसलिए क्योंकि देश अभी युद्ध से निपटा था, पंचवर्षीय योजनाओं की स्थिति निर्मित नहीं हो पा रही थी, जिससे 3 जो योजनाएं, वार्षिक योजनाएं लाई गई और जिन्हें योजना अवकाश 66 से 69 तक। लेकिन इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई। महत्वपूर्ण बात यह हुई कि खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति 60 का दशक था और हरित क्रांति देश में आ गई। हरित क्रांति के जन्मदाता थे और नॉर्मन बोरलॉग थे और भारत में स्वामीनाथन थे। आप इसको याद रखिए, अभी कुछ दिन पहले ही उनका निधन भी हुआ है। स्वामीनाथन जो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। तो ये चौथी जो हमारी वार्षिक योजनाएं थी 66 से 69 तक, इसको आप याद रखिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना 1967 से 74 तक चली। मुख्यतः अब गरीबी हटाने की बात, जो 70 का दशक था, ये गरीबी उन्मूलन के लिए थी। इंदिरा गांधी जी का शासनकाल आया और गरीबी उन्मूलन की बात मुख्यतः की गई। गरीबी हटाओ, आत्मनिर्भरता बढ़ाओ। इस पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य कार्य था, इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ताकि जो प्राइवेट बैंक थे उनकी पूंजी का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया और उस पूंजी को, उस धन को गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाने के लिए उपयोग किया गया। इस दौरान गरीबी हटाने के लिए बहुत सारी योजनाएं, जिसमें 20 सूत्री कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, जिसमें बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकास करने का प्रयास किया गया। युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए ट्राइसेम योजना आई, जवाहर रोजगार योजना आई, इंदिरा आवास योजना आया, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना आई, ग्रामीण आजीविका मिशन आया, राष्ट्रीय आजीविका मिशन आया, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप सामने आए। और आगे भी बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे जनधन योजना, उज्ज्वला योजना और कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो संसार की सबसे बड़ी गरीब कल्याण अन्न योजना है, जिसमें गरीब जो बीपीएल कार्डधारी हैं उनको सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना की बात थी, जो 67 से 74। इसमें कृषि उत्पादन बढ़ा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 14 बैंकों का, और खाद्य सुरक्षा की बात सामने आई कि सबको खाद्य सुरक्षा मिलना चाहिए। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण था। 5वीं पंचवर्षीय योजना बेहद महत्वपूर्ण, 1974 से 78 तक। इसमें कुछ घटनाएं भी घटती हैं, उन घटनाओं को आप याद रखिए। 5वीं पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी जी का शासनकाल था, प्रधानमंत्री थी। गरीबी उन्मूलन करना ही था, आत्मनिर्भरता की बात चल ही रही थी। लेकिन 1975 में आपातकाल लागू कर दिया गया और 1977 में सरकार बदल गई। सरकार आ गई श्री मोरारजी देसाई जी की, और उन्होंने 1978 में यह 5वीं पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया और एक नई योजना लेके आए, जिसे रोलिंग प्लान कहा जाता है। रोलिंग प्लान का मतलब प्रत्येक वर्ष टारगेट, उद्देश्य निर्धारित करना और उन उद्देश्यों को पूर्ण पाने के लिए योजना को आगे बढ़ाते जाना। बेसिक इसका उद्देश्य लघु थी, मध्यम थी, दीर्घ थी। ये एक प्रकार की फ्लेक्सिबल योजनाएं थी और परिस्थितियों के अनुरूप योजनाओं को बदल देना, ये इसका उद्देश्य था रोलिंग प्लान का। इसके पश्चात 78 में पुनः सरकार बदली। 78 से 80 तक वार्षिक योजनाएं चली और फिर से सरकार बदल गई। मोरारजी देसाई जी जो प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार चली गई और पुनः श्रीमती इंदिरा गांधी जी का शासनकाल आया और
नई पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक चली। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो था, हमने भी बात किया कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 1980 में पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस तरह 20 बैंक हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक हो गए। इसका भी उद्देश्य जो था गरीबी उन्मूलन था। और दुर्भाग्यपूर्ण 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी बने। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के शासनकाल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, युवा शक्ति, युवा एनर्जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विकास शुरू हो गया। तो 80 से 85 तक चली। इसके बाद 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, ये थी 85 से 90 तक। इसमें भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तकनीकी प्रगति पर दिया गया, कंप्यूटर, टेलीकॉम और ऑटोमोबाइल उद्योग। अभी तक हमारी जो अर्थव्यवस्था थी कृषि पर ज्यादा निर्भर थी, प्राथमिक उत्पाद पर ज्यादा निर्भर थी। हम उद्योग पर भी आए, लेकिन अब हम सर्विस सेक्टर की ओर बढ़ने लग गए। ऑटोमोबाइल जो क्षेत्र थे, जो तकनीकी क्षेत्र, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल और टेलीकॉम, ये सब सर्विस सेक्टर में आते हैं। ये तृतीयक उत्पाद कहलाते हैं और सर्विस सेक्टर में अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ने लग गई। सर्विस सेक्टर में अर्थव्यवस्था बढ़ने से जीडीपी में भी काफी अच्छा ग्रोथ होता है और कृषि अर्थव्यवस्था से हम तृतीयक उत्पाद अर्थात सर्विस सेक्टर की ओर हम बढ़ने लग गए। अब आता है पुनः संकट का दौर आता है 1990 से 92। राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट, देश के सोने को, गोल्ड को विदेशों में गिरवी रखना पड़ा, वर्ल्ड बैंक से उधार लेनी पड़ी। ऐसी आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता का दौर आया, लेकिन जबरदस्त परिवर्तन भी इकोनॉमी में आई। परिवर्तन क्या आई? आर्थिक उदारीकरण। आर्थिक उदारीकरण आया और 91 में देश के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे और आर्थिक उदारीकरण की ओर हम चल पड़े। तो 90 से 92 तक वार्षिक योजनाएं आई। पुनः 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक आई, जिसे एलपीजी रिफॉर्मेशन, एल लिबरलाइजेशन, पी प्राइवेटाइजेशन, जी ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यह पूरी दुनिया के लिए अर्थव्यवस्था की एक नई अवधारणा, नई तकनीकी नई क्रांति आ चुकी। जरूरत थी कि विदेशी निवेश हो, अर्थव्यवस्था को ओपन किया जाए, लाइसेंसिंग राज खत्म किया जाए, मोनोपोली खत्म किया जाए, ताकि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिले और जो बड़े बड़े उद्योग घाटे में चल रहे थे उनको डिसइन्वेस्ट किया जाए, ताकि देश की इकोनॉमी बढ़े और पैसा भी, जो हमारा राजस्व है, वो राजस्व में भी काफी बढ़ोतरी हो। हमारे बजट, जो बजटी घाटा है, राजस्व घाटा है, जो उसमें भी बढ़ोतरी हो। तो ये बेसिकली 8वीं पंचवर्षीय योजना में आई है एलपीजी। इसको आप याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक उदारीकरण का दौर था ये। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय पर हम बात है, जो हमारे समाज के पिछड़े लोग हैं, समावेशी विकास करने के लिए, सतत विकास करने के लिए, गरीबी उन्मूलन करने के, महिला वर्ग, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग, जनजाति वर्ग, इनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए टारगेटेड योजनाएं आई और बहुत सारे संवैधानिक प्रावधान भी किए गए। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक, ये अच्छी योजना थी। 10वीं पंचवर्षीय, इसमें भारत की अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हुआ और जीडीपी 7% तक बढ़ गई। ये हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना है। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय 2007 से 2012 तक, इसमें भी शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष बल दिया गया और समावेशी विकास, जो हमारा निर्धन से निर्धन वर्ग है उसको भी विकसित करना है, सबको साथ में लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास। तो ये समय आया। इसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना आई 2012 से 2017 तक। यह भी सतत विकास के लिए, तेज और समावेशी विकास के लिए था, लेकिन अब परिवर्तन का दौर आ गया है। 2014 में योजना आयोग को खत्म किया गया, नीति आयोग आया, नेशनल इंस्टीट्यूट फार्मिंग इंडिया। तो इसके बाद नीति आयोग
आया, अभी प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इसकी अनुशंसा की थी। और अब नीति आयोग के बाद नीति आयोग क्यों आया, क्यों इसकी आवश्यकता थी, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं आशा करता हूं कि सॉरी पंचवर्षीय योजनाओं के विकास के संबंध में आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे साझा कर सकते हैं, लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।